देखो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम उसका बेसिक्स आज ही क्लियर कर दे रहे हैं। मैं यकीन बता रहा हूँ कि अगर अभी तक की आपके लेक्चर में मतलब अभी तक आपने अगर कंसंट्रेशन से सुना है तो कल का लेक्चर में आपको बहुत मजा आ जाएगा। मतलब कुछ लगेगा नहीं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना टफ टॉपिक है। ठीक है, और आज तो उसका और भी बेसिक्स हम क्लियर करने जा रहे हैं। क्या? हार्मोन रेगुलेशन इन फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम। इसी टॉपिक को समझाने के लिए तो हम पहले एंडोक्राइन पढ़ाए हैं। ठीक है, अब आपको एक चीजें समझ में आएगी। देखिए, हम मेल का भी आपको बताए थे, इसे मेल प्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोन्स, और कहते हैं वो बहुत ज्यादा कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि मेल में ऐसा कोई साइकिल थोड़ी चलता है, साइक्लिक चेंजेस। पता है फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है ना, पूरी तरीके से हार्मोनल साइकिल है ये। पूरी तरीके से हार्मोनल साइकिल है, पूरी तरीके से। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फीमेल में हार्मोन्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है, हार्मोन्स क्या है सब आप तो जानते ही हो। देखो, अगर हम फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हार्मोन्स की बात करेंगे तो 3 ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होगा। एक तो होगा हाइपोथैलेमस, एक तो होगा इंटरपिट्यूटरी, तो दो तो ग्लैंड हो गए। एक हो गया ओवरी, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी है ना, ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं, इसकी बातें करते हैं। हाइपोथैलेमस, इंटरपिट्यूटरी और ओवरी कैसे इंटरकनेक्टेड है आपस में, कैसे फीमेल का हार्मोनल रेगुलेशन हो रहा है। तो देखो, मैंने आपको बोला था ना कि एक बेबी गर्ल पैदा हुई है, तो उसको प्यूबर्टी अटेंड करने में समय लगेगा। 13-14 साल के बाद वो प्यूबर्टी अटेंड करेगी। और ऐसा नहीं है कि आज उसने प्यूबर्टी अटेंड किया, दैट मीन्स ऐसा मेल में भी नहीं होता कि आज प्यूबर्टी अटेंड किया और कल सुबह दाढ़ी मूंछ आ गया। ऐसा नहीं होता भाई। आज अगर हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलस मिला है, दैट मीन्स दिस बॉडी इज नाउ रेडी टू अटेंड प्यूबर्टी स्टेज, तो धीरे 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 उसको प्यूबर्टी पे लाया जाता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी पर्सन जॉब पे गया और एक ही दिन में उसको बड़े बड़े काम देना शुरू कर दिए। जॉब पे जाता है, पहले छोटे मोटे काम देते हैं उसको, छोटे मोटे काम करता है, फिर धीरे धीरे उसका काम बढ़ाते हैं हम लोग। तो ऐसे ही हमारा बॉडी भी करता है। जिस दिन हाइपोथैलेमस को रियलाइज हो गया कि इसकी बॉडी अब प्यूबर्टी स्टेज को अटेंड करने के लिए लायक बन गई है, तो अब एंटीरियर सॉरी हाइपोथैलेमस क्या करता है, थोड़ा बहुत मात्रा में रिलीज करने लगता है GnRH। फुल फॉर्म बोलो अतीक। GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को आदेश दे रहा है कि अब तुम गोनैड्स पर एक्ट करने वाले हार्मोन रिलीज करो, ये मेरा आदेश है। कौन बोल रहा है? हाइपोथैलेमस। तब तो बोला गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनैड्स को एक्ट करने वाले हार्मोन रिलीज करो। तो एंटरपिट्यूटरी ने उसके आदेश को फॉलो किया और इसने रिलीज कर दिया क्या? गोनेडोट्रोपिन। क्या रिलीज कर दिया? गोनेडो गोनेडोट्रोपिन। गोनेडो मतलब गोनेट्स, मतलब सेक्स ऑर्गन। ट्रोफिन मतलब जो जिस पर्टिकुलर ऑर्गन पर एक्ट कर रहा है, एक तरीके से बोलो न्यूट्रिटिव हार्मोन, एक्टिंग हार्मोन। और वो कौन है? दो ही है, तो मैंने पहले भी बताया, एक है एफएसएच और एक एलएच। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। मैंने इसका नाम का कारण भी आपको बता दिया है कि एफएसएच का नाम एफएसएच क्यों पड़ा और एलएच का नाम एलएच क्यों पड़ा। एफएसएच मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में भी पाया जाता है, एलएच मेल में भी पाया जाता है, फीमेल में भी पाया जाता है, लेकिन इसका नामांकन फीमेल के फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग हुआ है। अब एंटर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? एफएचएच और एलएच। जीवन में पहली बार रिलीज हो रहा है, इसलिए लिटिल अमाउंट में हो रहा है। तो एलएच तो भी आता जा रहा है, एलएच का भी कोई रोल नहीं दिख रहा है, लेकिन एफएचएच क्या करेगा? ओवरी के कॉर्टेक्स में जाएगा और ओवरी के कॉर्टेक्स में जो सेल्स वहां पे रखे हुए थे, कौन? ऊगोनिया, पहले तो उसका प्राइमरी साइट में कन्वर्जन करा देगा। ठीक है, एफएचएच के प्रेजेंस में हो रहा है सब कुछ। प्राइमरी साइट का मियोसिस 1 शुरू करवा देगा, मियोसिस 1 कंप्लीट करवा देगा, मियोसिस 2 करवा देगा। इसी दौरान कुछ जर्मियल क्यूबाइडल सेल आ जाए, क्यूबाइडल एपिथेलियम आ जाएगी अंदर कॉर्टेक्स में बाहर से, और उसमें लपक के डिवीजन करवाएगा कौन? एफएचएच। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसकी डिवीजन को भाई साहब बहुत तगड़े तरीके से स्टिमुलेट करा देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ में आया? तब बताओ इससे क्या होगा? अरे ग्रेफिन फॉलिकल बनेगा भाई। ग्रेफिन फॉलिकल बन के कब तैयार होगा? 13वीं तारीख के रात तक, और 14वें को हो जाएगा। अब आएगा 14वें को रोल किसका होगा? एलएच का। और एलएच ओव्यूलेशन करा देगा। कैसे कराएगा आगे आपको समझाएंगे। बोले थे ना दीवारें तोड़वाता है कुछ एंजाइम्स के प्रेजेंस में, तो एलएच करवा देगा ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन होने के बाद बन जाएगा कॉर्पस लुटियम। तो बताओ कॉर्पस लुटियम बनवाना किसका काम है? कॉर्पस लुटियम बनवाना तो एलएच का काम है।
और डेवलपिंग फॉलिकुलर सेल्स बनवाना या फिर ग्रेफिन फॉलिकल बनवाना किसका काम है? तो उससे पहले क्या बना होगा, सीधे लिखते हैं एक साथ, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल, अर्ली टर्सरी में, देन लास्ट में ग्रेफिन फॉलिकल। ये सब काम किसका है? एफएसएच का। और कॉर्पस लुटियम बन गया, उसको मेंटेन करके रखना किसका काम है? क्योंकि कॉर्पस लुटियम बना एलएच की वजह से, ओवुलेशन हुआ तब ना, वो किसका काम है? एलएच का, कॉर्पस लुटियम बनवाना। अब मुझे बताओ रिभा, तुम बताओ, ये जितने भी स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ग्रेफिन फॉलिकल तक, यहाँ पे एक लेयर था थीका इंटरना, वो मेनली कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा था? मेनली बताना। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और पार्शियली प्रोजेस्टेरॉन, थोड़ा बहुत प्रोजेस्टेरोन। अगर ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई सारी किताबें लिखती है, इसलिए मैंने आपको बताया। आपकी एनसीईआरटी नहीं लिखती है, ठीक है, लेकिन कई सारी किताबें आप मेडिकल साइंस में पढ़ोगे जहाँ लिखी रहती है कि लिटिल अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन भी आता रहता है, और सच में आता रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो लो मैं लिख देता हूँ पार्शियली, पार्शियली प्रोजेस्टेरोन। लेकिन आप मेनली वर्ड तो जरूर याद रखना, एस्ट्रोजन, ठीक है। अब अधिक बताओ, 14 तारीख को हो गया ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के 10 बाद पासा पलट जाता है, तो अब उसी कॉर्पस लुटियम में अभी भी थीका इंटरना है, वो अब क्या रिलीज करती है बोलो? मेनली प्रोजेस्टेरोन, पार्शियली हाँ, एस्ट्रोजन। अब दावे के साथ बोलना, अब दावे के साथ बोलना क्या? मिली प्रोजेस्टेरॉन एंड पार्शियली एस्ट्रोजन। अब ये दावे के साथ बोलना, क्योंकि अब एस्ट्रोजन ये सभी किताबें लिखती है, ठीक है। चलो, तो बताओ दो हार्मोन और आ गए कि नहीं? नए कहाँ से आए? ओवरी से आए। तो बताओ, क्वेश्चन आता है जी, क्वेश्चन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन किसका हार्मोन है? ओवरी का। एफएसएच एलएच किसका हार्मोन है? एंटीरियर पिट्यूटरी का। जीएनआरएच किसका हार्मोन है? हाइपोथैलेमस का। जीएनआरएच एक्ट किस पे करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एफएसएच एलएच एक्ट किस पे करता है? ओवरी पे। एफएसएच एक्ट कहाँ करता है? फॉलिकुलर सेल पे। एलएच एक्ट कहाँ करता है? ग्रेफिन फॉलिकल पे। बनवाता क्या है? कॉर्पस लुटियम। मेंटेन किसको करता है? कॉर्पस लुटियम। एफएसएच की वजह से और कौन सा हार्मोन आ गया? एस्ट्रोजन। एलएच की वजह से और कौन सा हार्मोन आ गया? प्रोजेस्टेरॉन मेनली एंड पार्टली एस्ट्रोजन। ये सारे सवाल बनते हैं भाई यहाँ से, एकदम कॉन्सेप्चुअल है, सारे सारे इंटरकनेक्टेड है आपस में, सारे के सारे क्वेश्चंस आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या कराएगा। आ तो गया एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, क्या कराएगा? अच्छा, इस दौरान एक और हार्मोन आया था, कोई बताएगा कौन सा? इनहिबिन, इनिबिन। कहाँ से? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से। तो वो तो कॉर्पस लुटियम में भी अभी तक होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो लो, मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ, यहाँ से भी लिख सकता हूँ, इनिविन आता रहेगा। लो, इनिविन यहाँ से भी आ रहा है, इनहिबिन, और इनिविन यहाँ से भी आ रहा है। अरे मेम्ब्रेन वो वहीं से आ रहा है जब से बना है सेकेंडरी फॉलिकल। इनिविन, इनिविन का रोल मैंने आपको पहले भी समझाया था। क्या रोल समझाया था? कि इनिविन एफएसएच के एक्सेस सिक्रेशन को रोकता है, एफएसएच को निगेटिव फीडबैक देता है। तो ये इनिविन क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस, खास करके एंटर पिट्यूटरी को बोलता है, साहब आप ना एफएसएच मत रिलीज करो। तो लो मैं ये वाला एरो हटा देता हूँ, वो मेनली किसको बोलता है? एंटर पिट्यूटरी को, कि साहब आप एफएसएच मत रिलीज करो। उसका यही मकसद ही था। और अगर एफएसएच ज्यादा नहीं आएगा तो फिर इनिविन आना भी रुक जाएगा, और इनिविन आना रुक जाएगा तो एफएसएच का तो, इनिविन का तो काम ही यही था एफएसएच को रोकना, ठीक है। तो इनिविन एफएसएच के एक्सेस सिक्रेशन को रोकता है, ये काम है, ठीक है। चलो वो हो गया। अब बताते हैं, ये जो कॉर्पस लुटेम है, इससे एक और हार्मोन आता है। इससे इनिविन तो आया ही, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन तो आया ही, इससे एक और हार्मोन आता है। क्या आता है? जिसका नाम है रिलैक्सिन। क्या नाम है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का रोल आपको आगे दिखेगा। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन ये यूट्रस में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है, इवन ये यूट्रस को डायलेट भी कराता है। आगे इसका रोल आ जाएगा, ठीक है, मैं आगे बता दूंगा। अब यहाँ पर मुझे डिस्कस करना है किसका रोल? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रोल। किसका? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। आप मेरी बातों को गौर करना। मैंने कहा था 5वें दिन प्राइमरी फॉलिकल बना, याद आया? 10वें दिन सेकेंडरी फॉलिकल, 12वें दिन टर्सरी फॉलिकल, अर्ली टर्सरी, और 13वें के रात तक बन गया ग्रेफिन फॉलिकल। अब मुझे बताओ एस्ट्रोजन कब से आ रहा है?
एटलीस्ट 5वें दिन के बाद से तो आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, और छठे 7वें से तो रेस में आने लगता है, 10वें से तो रेस में। अभी एस्ट्रोजन आता था, ये एस्ट्रोजन जा कर है, ये एस्ट्रोजन यूट्रस की दीवारों में, अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, यूट्रस की दीवारों में जाके स्ट्रेटम बेसिलिस को स्टिमुलेट कर रहा है कि तुम सो करो हाइपरप्लेजिया, मतलब तुम नंबर भी बढ़ाओ और तुम साइज भी बढ़ाओ, मतलब सेल का पहले साइज बढ़ाओ तब नंबर बढ़ाओ। और इसकी ये एस्ट्रोजन, इसको कौन बोला है एस्ट्रोजन को ये काम करवाना? ओवरी ने बोला है। ओवरी ने क्यों बोला है? क्योंकि ओवरी को पता है कि मैं ओव्यूलेशन करूंगी कुछ दिनों में, और ओव्यूलेशन होते ही सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाएगा, और कल को अगर स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन करा दिया इम्पुला में तो इम्प्लांटेशन भी होना तय है। इम्प्लांटेशन की तैयारी तो करे फीमेल। आपको पता है एक प्यूबर्टी स्टेज को अटेंड की हुई फीमेल अपने लाइफ में हर मंथ अपने यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। वो अलग बात है कि उसकी लाइफ में कितनी बार प्रेगनेंसी होगा ये उसके पर डिपेंड करता है, लेकिन तैयारियां हर मंथ होती है जब तक मीनोपॉज नहीं आता। अब आप सोच लो एस्ट्रोजन का क्या रोल रहा होगा, यानी कि ये हर मंथ यूट्रस को तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए। कैसे? टू प्रमोट हाइपरप्लेजिया ऑफ द स्ट्रेटम बेसिलिस ऑफ द एंडोमेट्रियम। एस्ट्रोजन का रोल क्लियर है? तो बोलोगे सर यही रोल है, नहीं, इससे पहले उसका एक और रोल है। आप एक बात गौर करना, एस्ट्रोजन पता है कौन है? एस्ट्रोजन वह एक तरीके से घर में पुताई करने वाला, घर में पुताई करने वाला, हर दिवाली पे घर में पुताई होता है, वो है एस्ट्रोजन। कैसे? पुताई करने वाला का दो रोल होता है, आप गौर करना, दो रोल होता है। वो पहले आएगा आपके घर में, पुराने घरों में, तो आपके पुराने घरों में जो दीवारें पहले इधर उधर टूटी हुई है पहले उसको रिपेयर करेगा, तब ना पेंट करेगा जी। नया पेंट ऐसे थोड़े चढ़ा देगा दीवार पे। तो जो दीवार इधर उधर टूट फूट गई है उसको क्या करेगा? पहले रिपेयर करेगा। तो पता है मैंने आपको बोला था इस 5वें डे के पहले 1 to लेकर 5 डे तक ब्लीडिंग चल रहा था, ब्लीडिंग। यूट्रस की स्टेटम फंक्शनलिस लेयर टूटी हुई थी, तो जो टूटी हुई है ना पहले उसको रिपेयर करेगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा है उसको पहले रिपेयर करेगा। ये काम एस्ट्रोजन का ही है। 5वें दिन आ गया ना, तो टूटी हुई दारों को पहले क्या करेगा? रिपेयर। ब्लीडिंग रुकेगा तब ना नया सेल बनेगा वहां जी, तो पहले क्या किया? रिपेयर। तो बताओ ब्लीडिंग किसकी वजह से रुका? एस्ट्रोजन के आने की वजह से। क्वेश्चन निकल रहा है, सुनते चलो ध्यान से। ब्लीडिंग रुका एस्ट्रोजन के आने की वजह से। फिर यही एस्ट्रोजन, वही जो पेंट करने वाला आदमी आया, वही पहले दीवार में क्या चढ़ाया था? पुट्टी करके रिपेयरिंग किया, फिर वही नया पेंट भी किया घर में, तो वही एस्ट्रोजन है। पहले दीवारों को जो टूटी हुई दीवारें थी उसको क्या किया? ठीक किया। स्टेटम फंक्शनलिस को जो टूटी हुई दीवारें थी उसको ठीक किया, रोका टूटने से। और अब स्टेटम बेसिलिस को बोल रहा है कि आप हाइपरप्लेजिया सो करके नए नए टिश्यू बनाइए और नई लेयर बनाइए, हो सकता है इसमें प्रेगनेंसी हो जाए, क्या पता। क्योंकि आप स्टेटम फंक्शनलिस और बेसिलिस दोनों का नंबर बढ़ा के रखेंगे तब ना इम्प्लांटेशन भी बेटर से हो पाएगा। तो एस्ट्रोजन का रोल समझ में आया? मेन काम इसका ये है, रिपेयरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। बात क्लियर है? इसके अलावा और भी कई सारी रोल है। मैंने आपको कहा कि आज अगर फीमेल प्यूबर्टी अटेंड की है उसकी लाइफ में आज थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन आ रहा है, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अब उसके जीवन में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता ही रहेगा। अगले 7-8 सालों में उसके अंदर अच्छे खासे फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। जैसे यही एस्ट्रोजन उस फीमेल की आवाज को हाई पिच प्रोवाइड करेगा। देखो दो बात होती है, एक होती है हाई पिच होता है, एक होता है लो पिच। पिच मतलब फील्ड समझो, फील्ड। मेल अगर आवाज लगाता है ना तो उसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है लेकिन पिच कम होता है। आवाज बहुत दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन जितनी दूर तक जाएगा तगड़ा आवाज जाएगा, बोल्ड आवाज जाएगा मेल का। ये होता है ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन, सॉरी ड्यू टू एस्ट्रोजन, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, सॉरी टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन बोलो, एंड्रोजन, ठीक है। फीमेल के अंदर उल्टा है, फीमेल जब भी आवाज लगाएगी तो वो आवाज बहुत दूर तक जाएगा लेकिन पतला आवाज जाएगा, इंटेंसिटी कम है उसका, लेकिन पीच ज्यादा है। ये होता है ड्यू टू एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन। इसको बोलते हैं सेकेंडरी। बच्चे में तो सबका एक जैसा आवाज है, बच्चे में सब एक जैसे आवाज वाले हैं, सब बच्चे एक जैसे हैं। जब एडल्ट स्टेज में आता है ना तो वॉइस में चेंजिंग आता है, और ये वॉइस में चेंजिंग आता है ड्यू टू सेक्स हार्मोन, मेल का टेस्टोस्टेरोन और फीमेल का एस्ट्रोजन। तो जो फीमेल को देखना 13-14 साल के बाद उसकी आवाजें, आप कहते हैं ना कि ये आगे चल के अच्छा गाना गाएगी, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी आगे चल के आवाजें और पतली होने वाली है, और मधुर आवाज हो जाएगी, और पतली आवाज हो जाएगी।
तो ये होता है उसका ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन, उसकी आवाज को काफी पतला कर देता है, पीच ज्यादा होता है, ठीक है। और जिसका आवाज का इंटेंसिटी कम है तो वो आवाज तो मधुर लगता ही लगता है, और जिसका आवाज का इंटेंसिटी ज्यादा है तो वो तो आवाज वैसे ही मधुर नहीं लगता है, ठीक है। तो ये साउंड का जो खेल है ये एस्ट्रोजन की वजह से। अब बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, तो ये सब इसका लेरिंग्स पर एक्शन है, ठीक है। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, पढ़ लेना, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने बोला, एक सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर क्या, आवाजों में चेंजिंग आना, एक। दूसरा, भूल गए क्या, अरे मेमोरी ग्लैंड पर जाके एक्ट करेगा एस्ट्रोजन, ट्यूबुलर ग्रोथ, तब ना जाके मेमोरी ग्लैंड का कन्वर्जन होगा ब्रेस्ट में, भूल गए। तो एक तो काम एस्ट्रोजन का ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, भूल गए। बताओ, इतने सारे रोल है। अच्छा, एक और तगड़ा रोल है एस्ट्रोजन का, सुनोगे। मेल में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल में, सेम एज की बात कर रहा हूं। देखो, जब भी आप कुछ भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को कंपेयर करना दो पर्सन के बीच में, तो एज सेम रखना, क्योंकि अदर अदर एज में तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन वैसे ही डिफरेंट है भाई, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि सेम एज के मेल और फीमेल में ब्लड प्रेशर का डिफरेंस होता है, फीमेल में कम बीपी होता है, मेल में ज्यादा। कारण देखो, हम लोग जो खाते हैं कोलेस्टेरॉल बनता है उससे, आपको पता है, पढ़ा है मैंने कोलेस्टेरॉल। तो मेल में अगर कोलेस्टेरॉल का डिपोजिशन ब्लड वेसल्स के अंदर हो गया तो उसको कोई रिमूव करने वाला नहीं है, तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो घट जाएगा, और अगर डायमीटर घट जाएगा तो बहने वाले ब्लड प्रेशर ज्यादा प्रेशर से बहेंगे, ज्यादा प्रेशर लगेगा दीवारों पर, तो बीपी ज्यादा होगा। उस कोलेस्ट्रॉल किलर को हटाने वाला कोई नहीं है। लेकिन फीमेल में वो जो भी खाती हैं, अगर उससे कोलेस्टेरॉल बन रहा है तो वो कोलेस्टेरॉल अगर ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो रहा है तो उसको डिजोल्व करने वाला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन उस कोलेस्टेरॉल लेयर को डिजोल्व कर देता है। कितना खूबसूरत चीज है। इसीलिए आप एक बात गौर करना कि फीमेल मीनोपॉज के पहले तक ज्यादा प्रेशर में नहीं रहती है, बीपी उसका ज्यादा नहीं होता है। 40 साल तक किसी भी फीमेल को उतना गुस्सा नहीं आता, आप गौर करना, उतना बीपी नहीं होता, उतना हाइपर एक्टिव नहीं होती है। 40 साल के बाद उसके बिहेवियर में चेंजेस आता है, आप गौर करना, अपने फैमिली मेंबर में गौर कर लेना। क्यों? 40 साल के बाद उसका आ गया मीनोपॉज, मीनोपॉज आया, ओवरी खत्म, ओवरी का ऑस्ट्रोजन वगैरह बनना नहीं है, उगोनिया खत्म हो गए, तो अब उसके ऑस्ट्रोजन बनेंगे नहीं, तो अब उसका भी बीपी बढ़ेगा। तो फीमेल में बीपी बढ़ने का केस 40 साल के बाद कॉमन होता है। अब मेल में तो खैर कभी भी कॉमन हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को हटाने वाला कोई लेयर नहीं है। तो आप सोच के देखो, फीमेल को एस्ट्रोजन कितना बड़ा वरदान मिला है। 40 साल तक आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारी होने नहीं देगा एस्ट्रोजन। इसलिए बोलते हैं फीमेल को, फीमेल में एस्ट्रोजन क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेयर को हटा के फीमेल के हार्ट को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। हार्ट भी तो का भी तो टिश्यू डैमेज नहीं होगा, फुली ब्लड वेसल्स डैमेज नहीं होगी। तो आप बस इतना याद रखो, इट रिमूव्स कोलेस्टेरॉल लेयर फ्रॉम द इंटरनल ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो इतने सारे फंक्शन हो गए एस्ट्रोजन के। बोलो इससे ज्यादा क्या बताऊं। चलो आ जाओ, इनिविन का बता दिए, रिलैक्सिन का बता दिए, अब आता है प्रोजेस्टेरॉन का। सुनना, पता है प्रोजेस्टेरॉन का ना प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों कहते हैं, आगे आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ। प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता है ना, तो पता है, आप यूं समझो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, यूं समझो, ऐसे समझो। मैंने क्या बोला कि घर में आया था मिस्त्री, पहले तो टूटी दीवारों को ठीक किया, नया पेंट चढ़ाया, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन है ये वो आदमी है जो ये सोचता है कि शायद घर में कोई फंक्शन इसी मंथ होने वाला है, तो ये घर को आके डेकोरेट करता है, और ये हर मंथ कर देता है आके। ये सोचता है क्या पता इसी बार घर में कोई फंक्शन हो गया, गेस्ट वेस्ट आ गए, तो गेस्ट को होल्ड करने वाला है प्रोजेस्टेरॉन, घर को सजाने वाला है प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, घर को नॉर्मलाइज करने वाला कौन था, एस्ट्रोजन। वो सोचता है कि कभी भी कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है, वो आके घर को ठीक ठाक कर दिया, लेकिन घर को सजाने वाला कौन है, प्रोजेस्टेरॉन। और वो प्रोजेस्टेरॉन करता क्या यूट्रस में जाके, वो यूट्रस की दीवारों में ना ग्लैंडुलर नेचर डेवलप कराता है, वहां के सेल के ग्लैंड्स को एक्टिव कर देता है टू सिक्रीट सम म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस, ताकि इम्प्लांटेशन इजी हो पाए। और अगर इम्प्लांटेशन इजी होगा तो प्रेगनेंसी इजी होगा। अब सुनो, अगर कल को प्रेगनेंसी हो गया, 9 महीने तक ये प्रोजेस्टेरॉन आएगा, और ये प्रोजेस्टेरॉन पूरे यूट्रस की दीवारों को मेंटेन करेगा 9 महीने तक। कैसे मेंटेन करेगा, आगे पढ़ते चलिए आपको समझ में आ जाएगा। बेबी के सराउंडिंग फ्लूइड सिक्रीट कराने का काम करेगा प्रोजेस्टेरॉन, और बेबी को फ्लॉट करवाएगा। नहीं तो 5 किलो का बच्चा
उस शरीर में कैसे रह सकता है और वजन भी नहीं बुझाता है, उसको फ्लॉट कराने का काम करेगा प्रोजेस्टेरॉन। और तो और अगर कोई भी चीजें पानी में चारों ओर फ्लॉट करती है तो उसको चोट नहीं लगेगा, इतना सारा काम करेगा प्रोजेस्टेरॉन। अब बताओ, अब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन में अगर क्रेडिट देना हो कि प्रेगनेंसी हार्मोन कौन है, तो किसको दोगे क्रेडिट? प्रोजेस्टेरॉन को, क्योंकि एस्ट्रोजन का ये सब काम थोड़ी है, होता तो बताते नहीं। इतना सारा काम प्रोजेस्टेरॉन का है। आगे और भी रोल आएगा प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का, अभी तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इतने सारे देखो, ये सारे जितने भी कंसेप्ट है कल काम आएंगे, कल के लेक्चर में यही सब फिर से आने वाला है। तो अब जल्दी से रिव्यू करा देते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन फीमेल में कैसे होता है। मान लो कि कोई भी फीमेल आज प्यूबर्टी स्टेज अटेंड कर ली, तो ऐसा थोड़ी कि आज ही बाल्टी भर के जेना रहता जाएगा, नहीं, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, आने में समय लगेगा, 3-4 साल 5 साल समय लगेगा, ठीक है। जेनरेस आ रहा है, वो एक्ट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है एफएसएच एलएच, एफएसएच जा रहा है ओवरी में। अच्छा, तब तक ओवरी का डेवलपमेंट कंप्लीट है, 13 साल तक आ गई, अब क्या कर रही थी वो, ओवरी का डेवलपमेंट कंप्लीट है, ठीक है, वो तो हार्मोन नहीं आया था ना अब तक। तो एफएसएच अब जाके एक्ट कर रहा है ओवरी में, ओवरी से रिलीज हो रहा है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, एलएच एक्ट कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम बना रहा है, वो रिलीज कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन। देखो कितना बढ़िया सब गेम चल रहा है। तो फीमेल में हार्मोनल रेगुलेशंस मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, कल इसी चीज को हम इलोबरेट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। बोलो, बातें समझ में आ गई? अतीक? यस सर। रिवा, कोई दिक्कत है? No, sir. अब देखो दो टर्म जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, किताब उताब में पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। एक टर्म है पॉजिटिव फीडबैक, इसका मतलब नहीं पता है ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉजिटिव और एक निगेटिव। देखो पहले पॉजिटिव का मतलब हमेशा पॉजिटिव थिंग्स मत सोचना, यहाँ पॉजिटिव का मतलब है सेम सेम, सेम का मतलब क्या, इन द सेम वे, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, निगेटिव फीडबैक का मतलब क्या, अपोजिट वे। और अपोजिट वे का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि हम नकारात्मक काम कर रहे हैं, कई बार हम अपोजिट मैनर में भी जाके सही काम कर देते हैं। तो अपोजिट मतलब निगेटिव का मतलब यहाँ पे ऐसा निगेटिव थिंग्स नहीं है, निगेटिव का मतलब है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क। अपोजिट डायरेक्शन में वर्क क्या मतलब है, अब आप समझाते हैं। मान लो कोई एक एक्स हार्मोन है और कोई एक वाई हार्मोन है, हम कह रहे हैं कि अगर एक्स हार्मोन बढ़ता है तो एक्स के बढ़ने से वाई भी बढ़ता है, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव है ये पॉजिटिव बात है एक्स और वाई के लिए। अब हम कहते हैं कि कोई एक्स हार्मोन है और कोई वाई हार्मोन है, और हम कहते हैं, अच्छा एक बात और सुनना ध्यान से, मैंने बोला है सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन ये भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं कि अगर एक्स का कंसंट्रेशन घटता है तो वाई का भी घटता है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव फीडबैक। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूं। पॉजिटिव का मतलब केवल बढ़ना नहीं होता है, पॉजिटिव का मतलब हार्मोन्स में होता है, दो हार्मोन के साथ अगर हम फीडबैक की बात कर रहे हैं, तो जो फीडबैक दे रहा है और जो ले रहा है, दोनों के बढ़ने से दोनों का मतलब, एक के बढ़ने से दोनों का बढ़ना और एक के घटने से दोनों का घटना, इन द सेम एरो, इन द सेम वे, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। क्लियर? आते निगेटिव, बस उसका उल्टा लगा दो कि सेम में नहीं होंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, बताओ एरो अपोजिट हो गया ना, बोलो। तो तुम बोलोगे सर वाई घट रहा है मतलब ये नेगेटिव फीडबैक है, एक्स बढ़ रहा है तो पॉजिटिव हो गया। अरे नहीं भाई, हम कहना चाह रहे हैं कि एक्स और वाई में बढ़ने और घटने का अपोजिट मैनर होना चाहिए, बस दिस इज नेगेटिव फीडबैक। पहले पढ़ा, इसका उल्टा ले लो। मान लो कि एक्स घट रहा है तो बोलो वाई को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव फीडबैक। सिंपल है। अब एग्जांपल पे आ जाओ, अब एग्जांपल पे आ जाओ, सुनना। अगर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, लो मैं एक्स में किसको बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। अगर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन एक साथ बढ़ेगा तो GnRH भी बढ़ेगा, तो FHH LH भी बढ़ेगा। बताओ अति के कैसा फीडबैक है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। एक मिनट, हम उल्टा एग्जांपल ले लिए, ये नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए था जी। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के बढ़ने से, रुक, इसको नेगेटिव में लेना था, उल्टा हो गया, रुक। प्रोजेस्टेरॉन
एंड एस्ट्रोजन एक साथ अगर बढ़ेगा तो GnRH घटेगा और FHH और LH घटेगा। बताओ ये कैसा एग्जांपल है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। अब इसका वाइस वर्सा ले लो, अगर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन घटेगा तो GnRH बढ़ेगा तो FSH और LH भी बढ़ेगा। बोलो रिवा कैसा फीडबैक है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। पहले कंसेप्ट को पकड़ो तब आओ एग्जांपल पे, बिना कंसेप्ट के घूमते रह जाओगे मार्केट में। अब आ जाओ ऊपर वाले पे, पॉजिटिव फीडबैक पे आ जाओ। क्या बोल रहा है भाई? पॉजिटिव। तो सुनना, प्रोजेस्टेरॉन कभी अकेले पॉजिटिव फीडबैक नहीं देता है, सुन लेना ध्यान। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी कभी पॉजिटिव फीडबैक नहीं देता है। तो कौन देता है सर पॉजिटिव फीडबैक? देने वाले तो बहुत है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एस्ट्रोजन है। अगर एस्ट्रोजन अकेले बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्या बोल रहे हैं? बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अकेले एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो GnRH बढ़ेगा। क्या होगा? GnRH भी बढ़ेगा। दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक का आपको केवल यही एग्जांपल ध्यान रखना है, और नेगेटिव का ये वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बोलो समझ में आया क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक? कल दिमाग खराब ना करना, कल ये सब चीज काम आएगा। हाँ, कल मत पूछना कि नहीं समझ में आया, अभी पूछ लो। बोलो समझ में आया? पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? किसी किताबों में लिखा नहीं मिलेगा ये बात, लेकिन कंसेप्ट आपको कल काम में आएगा। सीधा बात है, आप सीधा फंडा क्लियर रखो। अकेले एस्ट्रोजन के बढ़ने से GnRH बढ़ेगा तो FHH LH भी बढ़ेगा। हाँ, तो FHH LH भी बढ़ेगा, FHH LH भी बढ़ेगा। लो, और अगर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एक साथ बढ़ा है, एक साथ दोनों बढ़ रहा है तो GnRH घटेगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एक साथ घट रहा है तो GnRH घटेगा। सिंपल फंडा। अब इसी बातों को मैंने यहाँ पे आपके नोट्स में एरो के फॉर्म में लिख दिया है, देखिए लिखवा दिया है। इधर होगा क्या? ये रहा, ये तो आप पूरा पढ़ लेना, ये मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। ये वाला बात देखिए, देखो है ना नेगेटिव फीडबैक। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एक साथ बढ़ा है तो बताओ GnRH का क्या हो रहा है? घट रहा है। FHH LH भी क्या हो रहा है? घट रहा है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एक साथ घटा है, GnRH क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक। अब आ जाओ, एक्सेस लेवल ऑफ एस्ट्रोजन गिव्स पॉजिटिव फीडबैक। केवल एस्ट्रोजन का एक्सेस लेवल अगर हुआ तो GnRH बढ़ेगा, FHH बढ़ेगा, LH बढ़ेगा। और मैं आपको कल बताऊंगा कि FHH 2 से 4 गुना ही बढ़ेगा, लेकिन LH 6 से 10 गुना बढ़ जाएगा। ये बात मैं आपको कल बताऊंगा कारण के साथ, कारण आपको पता है वैसे, ठीक है। बोलो, हार्मोनल रेगुलेशन में कोई दिक्कत है अतिक? नो सर। रिवा? नो सर। चलिए, तो फाइनली अब मेरा काम समाप्त हुआ। अब आपको मेरे साइकिल कल मैं पढ़ाऊंगा और समाप्त हो जाएगा, मतलब कि समझ में आ जाएगा। तो अभी 7 मिनट है हमारे पास, एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, 7 मिनट में हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन इससे आ जाता है, एग मेम्ब्रेन। देखो होता क्या है ना, एग मेम्ब्रेन 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी उसको कहते हैं अगर एग देखो, एग अगर खुद अपना मेम्ब्रेन रिलीज करे उसको बोलते हैं प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। अगर एग के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन ऐसी हो जिसको ओवरी ने रिलीज किया हो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेम्ब्रेन। अगर एग के चारों ओर ऐसा कोई मेम्ब्रेन हो जो ना तो एग ने रिलीज किया हो ना ही ओवरी ने, कोई और ने रिलीज किया हो, लाइक फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस या वेजाइना कई बार, तो उसको बोलते हैं टर्सरी एग मेम्ब्रेन। पहले क्वेश्चन आता था लेकिन अब नहीं आता। अच्छा बताओ, ह्यूमन में कौन से मेम्ब्रेन मिलते हैं? 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले पढ़ा चुका हूँ, रीवा बता पाओगे कौन कौन? कौन है प्राइमरी, कौन है सेकेंडरी? प्राइमरी जोना पेलिसुडा और सेकेंडरी कोरोना रेडिएटा। शाबाश। अतिक बताओ, ये दोनों कौन कौन लेयर कौन सिक्रीट किया? तो प्राइमरी लेयर को सेकेंडरी ओसाइट रिलीज की और सेकेंडरी ओसाइट, एग मेम्ब्रेन सेकेंडरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट हाँ, और सेकेंड
दूसरी लेयर को ओवेरी ने secrete किया। ओवरी ने जर्मिनल क्वाड्रल एपिथेलियम में ही बना है कोरोना रेडिएटा बाद में, है ना। हम्म, तो क्वेश्चन पूछेगा तो ह्यूमन वाले पूछता है, लेकिन फिर भी आपके नोट्स में मैं पढ़ा दिया हूँ, लिखवा दिया हूँ, तो आप इसको एक बार देख लेना। अलग अलग ऑर्गेनेल में मैंने अलग अलग एग मेम्ब्रेन लिखवा दिया है, ठीक है। आप चाहो तो एक बार देख लेना। आप ह्यूमन का जरूर याद रखो, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन, और ये कंसेप्ट याद रखना, कंसेप्ट पूछा जा सकता है। अगर माइक बंद करो, अगर ओवम या उस साइड खुद रिलीज किया हो तो प्राइमरी, अगर ओवरी रिलीज किया हो तो सेकेंडरी, और अगर फ्लैपेन ट्यूब या यूट्रस या कई बार वैजाना भी रिलीज कर देता है तो उसको कहते हैं टर्सरी। ह्यूमन में प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जोना पैलेसोइडा और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा। बस इतना बात याद रख लेना, चाहो तो ये सब याद रख लेना कि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इंसेक्ट के अंदर वाइटलाइन मेम्ब्रेन होता है, कोरियन एक लेयर होता है इंसेक्ट में जो सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्योंकि कोरियन आगे चल के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आएगा ह्यूमन में, एम्ब्रियो के बाहर, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है, लेकिन ये एग में ही बन जाता है इंसेक्ट में, कोरियन। और टर्सरी एग मेम्ब्रेन इंसेक्ट में जेली कोट होता है, और जो मुर्गी का जो कवच होता है ना, कवच, मुर्गी के अंडा का कवच, वो फ्लैपियन ट्यूब रिलीज करता है कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर, तो वो टर्सरी एग मेम्ब्रेन है। ये जीके का क्वेश्चन है कि सेकेंडरी सॉरी मुर्गी के अंडे में जो कवच है वो कवच क्या है, तो बोला टर्सरी एग मेम्ब्रेन। वो फ्लैपियन ट्यूब ने कैल्शियम चारों ओर से रिलीज किया क्योंकि वो अपने बॉडी से बाहर अंडे को भेज रही है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी मैंने साइकिल स्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं है, उसमें मुझे लगातार 2 घंटा चाहिए, लगातार कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आने से पहले प्लीज प्लीज एक बार पूरा हार्मोनल रेगुलेशन पूरा पढ़ के आइएगा, और ऊगोनिया का पूरा कहानी, मतलब वो ग्रेफेन फॉलिकल का पूरा कहानी रिपीट करके आइएगा, तब आपको मजा आएगा। और नेक्स्ट क्लास में मेरा साइकिल समाप्त भी हो जाएगा, तब आपके न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है अतीक, नो सर। रिवा? नो सर। चलिए, कोई डाउट नहीं है। तो एनसीईआरटी में भी कुछ नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में कल पढ़ना है, कल कल बोलेंगे तब, अभी नहीं, आज नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। और आज शाम वाले क्लास में आई को समाप्त कर देंगे, आई का थोड़ा पार्ट बच गया था, बीच में तबीयत खराब हो गया था, रह गया। और अभी जब तक हम पटना नहीं जाएंगे तब तक मॉर्फोलॉजी स्टार्ट नहीं करेंगे, रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ा के समाप्त करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कल से दोनों टाइम में रिप्रोडक्शन ही चलेगा, ठीक है। आई खत्म हो जाएगा तो कल से दोनों टाइम में रिप्रोडक्शन ही चलेगा, पटना जाएंगे तब मॉर्फोलॉजी शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।